चैप्टर है बेटा मॉडर्न एज चंद्रगुप्त एंड एम्परर अशोका। एज इट वॉज संडे ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी गैदर्ड इन द ग्राउंड टू प्ले क्रिकेट। संडे का दिन था, क्रिकेट खेलने तुम भी जाते होगे, तो वैसे ही बच्चे इकट्ठे हुए। भव्या एंड जल्प फॉर्म टीम्स, इन दोनों टीम बनाई। कॉइन वॉज टॉस टू डिसाइड बॉलिंग एंड बैटिंग। अब टॉस किया जाता है तो बॉलिंग बैटिंग के लिए टॉस उछाला गया। जल्प सेड हेड, द कॉइन फेल ऑन द ग्राउंड, इट वॉज हेड्स, सो जल्प आस्क्ड फॉर बैटिंग। हितांश आस्क्ड, where do we find lion figure on the coin? Bhavya explained to him, the lion figure on the coin is heads. This lion figure has been engraved on the huge pillar of Sarnath. This pillar was built by Emperor Ashoka of Mauryan dynasty. India has recognized it as national symbol. तो जब टॉस किया गया तो एक बच्चे ने बताया कि इसके ऊपर ये जो शेर की आकृति वाले 3 यहाँ पर दिखाई देते हैं ना हमको, शेर की आकृति वाला हर एक सिक्के पे, हर एक नोट पे होता है, तो बोले कि ये कहाँ है एक्चुअली। तो एक बच्चे ने उत्तर दिया कि ये जो है एक बहुत बड़ा सा पिलर है, उसके ऊपर इसको इनग्रेव किया गया है और ये है हमारा सारनाथ का पिलर, जिसके बारे में आप आने वाली क्लासेस में और डिटेल में भी पढ़ोगे। इसको बनाया था एम्परर अशोका ने, जो कि बिलोंग करते थे मौर्यन डायनेस्टी से, और इसको हमने अपने नेशनल एम्बलम के रूप में स्वीकार किया है। यानी कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है, नेशनल एम्बलम जो है, वो है ये द फिगर ऑफ 4 लायंस सारनाथ, ये सारनाथ में बना हुआ है। देन मौर्यन डायनेस्टी फाउंडर एंड रूलर। अब मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके फाउंडर के बारे में, उसके रूलर के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनको फाउंडर माना जाता है मौर्यन डायनेस्टी का। चंद्रगुप्त प्लेड द गेम्स ऑफ किंग्स इन हिज चाइल्डहुड। His skill was noticed by Acharya Vishnugupta and he was trained by him in Shastra and Shastra. चंद्रगुप्त मौर्य जब छोटे थे तो वो राजाओं के गेम खेलते होते थे अपने बचपन में। जब इनके स्किल को एक आचार्य जो थे विष्णुगुप्त, उन्होंने जब इसको देखा कि इसके अंदर कैपेसिटी, स्किल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इस बच्चे के अंदर, तो उन्होंने इस बच्चे को ट्रेनिंग दी शस्त्र यानी कि हथियार चलाने की, और शास्त्र यानी कि किताबें पढ़ने की, उसकी ट्रेनिंग दी। Chandragupta Maurya, with the help and guidance of Chanakya, defeated last emperor of Nanda dynasty Dhananand in 321 BC and took the throne of Magad and founded Maurya Vansh. चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके मेंटर थे चाणक्य, नाम सुना होगा तुमने, इनके ऊपर कई बार सीरियल्स भी बन चुके हैं हमारे हिंदी के अंदर। तो चाणक्य जो थे वो इनके साथ इनको गाइड करने वाले थे, और चाणक्य की सहायता से, उनके गाइडेंस से इन्होंने नंद जो थे, नंद डायनेस्टी के रूलर जो थे, धनानंद अंतिम रूलर थे, उनको इन्होंने हरा दिया, और उसके बाद इन्होंने मगध की गद्दी पे कब्जा कर लिया और मौर्य वंश की शुरुआत की। चंद्रगुप्त गॉट फुल बेनिफिट ऑफ चाणक्य स्किल इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चाणक्य की जो पूरी कूटनीति थी, यानी कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनकी स्किल थी, उसकी पूरी सपोर्ट चंद्रगुप्त मौर्य को मिली। From Arthashastra written by Chanakya, we get information about political, economical and social life of people of that time. चाणक्य के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो किताब है, जब आप उसको पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पॉलिटिकल यानी कि राजनीति से जुड़ा हुआ, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ, लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उस समय के, आज के बारे में, उस समय पे लोग कैसे रहते थे, उनकी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति कैसी होती थी, लोगों का आम जीवन, सोशल लाइफ कैसी होती थी, वो सब आपको उसमें जानने को मिलेगा। कौन सी किताब है? अर्थशास्त्र। ठीक है, किताब का नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य's diplomatic guidance played a vital role, very important role in Chandragupta's achievement. चाणक्य जो थे वो बहुत ही डिप्लोमेटिक थे, यानी कि बहुत ही सोच विचार के, कहाँ संबंध उनको अच्छे रखने हैं, कौन सा राजा कमज़ोर है उस पर कब अटैक करके कब उसके राज्य को जीत लेना है, तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में बहुत अच्छे से उनको आती थी। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जल्दी ही आगे बढ़ते चले गए। चंद्रगुप्त कॉन्कर्ड 4 टेरिटरीज। इन्होंने 4 टेरिटरी, 4 राज्यों पे कब्जा किया। काबुल जो कि आज अफ़गानिस्तान में है, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, ये सब बाहर हैं भारत से एक तरह से देखा जाए तो। आफ्टर डिफीटिंग ग्रीक किंग Seleucus Nicator, being impressed by Chandragupt's bravery, Seleucus married his daughter Helena with Chandragupta and sent his ambassador Megasthenes to his court. अब जब इन्होंने ग्रीक के राजा जो थे उनको हरा दिया, तो
तो ग्रीक के राजा इनके ब्रेवरी, इनके स्किल से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बेटी जिसका नाम था हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और मेगास्थनीज नामक एक उनके राजदूत यानी कि एम्बेसडर बोला जाता है, उसको उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज दिया। नाम था उनका मेगास्थनीज। ड्यूरिंग स्टे इन पाटलिपुत्र मेगास्थनीज रोड ए बुक इंडिका। जब वो पाटलिपुत्र उस समय अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी कैपिटल थी, पाटलिपुत्र बोला जाता था उसको। तो पाटलिपुत्र में रहते हुए मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। इस किताब के अंदर आपको उस एरिया के बारे में कि पाटलिपुत्र में जो राजा थे वो कैसे रूल करते थे, मगध के एम्पायर पर रूल करने का उनका तरीका क्या था एडमिनिस्ट्रेशन का, और किस प्रकार से वो लोगों से डील करते हैं, यानी कि पूरा सब कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी थी। किताब का नाम था इंडिका, लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। आगे आता है एक्सटेंशन ऑफ स्टेट। Chandragupta tried to establish a sovereign power over whole of India by spreading his authority with the valor and diplomacy of Chanakya in other regions of India. चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने भारत के अंदर, पूरे भारत के ऊपर एक अच्छा यानी कि एक अपना अधिकांश जगहों पर अपना ही राज्य स्थापित करने की, यानी कि एकमात्र सर्वोच्च शासन करने की कोशिश की, अपनी ताकत से, अपनी बहादुरी से और चाणक्य के गाइडेंस से। He ruled in north from Afghanistan, पेशावर, कंधार to बंगाल in the east. इन्होंने अफगानिस्तान, पेशावर, कंधार से बंगाल तक रूल किया है। He extended his power even in western India. इन्होंने अपनी जो पावर थी वेस्ट इंडिया के अंदर भी काफ़ी बढ़ाई। It is stated in some of the sources that he had his rule even in सौराष्ट्र also. सौराष्ट्र यानी कि गुजरात की तरफ भी आए थे और सौराष्ट्र में भी इनका रूल था। He had appointed Pushpagupta, a Vaishya Amatya, as its governor. Pushyagupta constructed Sudarshan Lake by constructing dams on the rivers flowing from Girnar mountain in Girinagar, that is Junagadh in Saurashtra. अब यहाँ पर नाम इन्होंने एक जगह पर पुष्पगुप्ता दिया है, एक जगह पर पुष्यगुप्ता दिया है। ऐसा कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र पे भी अपना कब्जा किया था और वहाँ पर एक गवर्नर बना दिया। देखो राजा तो सब जगह नहीं पहुँच सकता ना, तो वो गवर्नर्स बना देते थे, अपॉइंट कर देते थे, इस एरिया का तुम ध्यान रखोगे, तुम इसको एडमिनिस्टर करोगे, तो वो रिपोर्ट सारी फिर राजा को देते थे। तो वैसे पुष्यगुप्ता जो थे वो जूनागढ़ की तरफ वो रूल करते थे, वहाँ का पूरा एरिया जो उनके अंडर में था। और कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने सुदर्शन लेक के ऊपर एक डैम भी बनाया था, जो कि गिरनार पर्वत से बहती हुई नदी को रोककर बनाया गया था डैम। कोंकण, कर्नाटका, महाराष्ट्र और दूसरे रीजन्स जो साउथ इंडिया में थे वो भी इसके पार्ट थे। किसके? मगध एम्पायर के। मगध एम्पायर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर था। ठीक है, तो ये जो कुछ म्यूट कर दो, पॉज कर दो ऊपर से। कोंकण जो कि गोवा का पार्ट है, कर्नाटका, महाराष्ट्र और कुछ और साउथ इंडिया के रीजन्स जो हैं वो भी मगध एम्पायर के पार्ट थे, यानी कि मगध कितनी लंबी चौड़ी जगह पर फैला हुआ था। इन द नॉर्थ वेस्ट द टेरिटरीज अप टू वेस्टर्न गांधार दैट इज अफगानिस्तान वर ऑल्सो अंडर अथॉरिटी ऑफ चंद्रगुप्त। अफगानिस्तान तक का एरिया जो था वो भी इनके अंडर में था। द सॉवरेनिटी ऑफ मॉडर्न एम्पायर वॉज प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर लगभग ज़्यादातर हिस्सों पे चंद्रगुप्त मौर्य का राज था। चंद्रगुप्त spent the last time of his life with Jain Muni Bhadrabahu in Shravan Belgauda of Mysore, now Karnataka। चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है कि उनका जो अंतिम समय था जीवन का वो उन्होंने एक जैन मुनि जो थे जिनका नाम था भद्रबाहु, उनके साथ बिताया था। कहाँ पर? श्रवण बेलगौड़ा ऑफ मैसूर। मैसूर की कोई जगह का नाम है श्रवण बेलगौड़ा, वहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। He died in 297 BC. Description about Chandragupta's 24-year rule all over the state and his adoption of Jainism in the last years of his life is found in Jain Puranas। इनकी मृत्यु हुई 297 के अंदर और इनका जो 24 साल का कार्यकाल था, यानी कि इन्होंने 24 साल तक पूरे देश पे रूल किया था, 24 साल तक।
ये सारी चीज़, और अंत में जब ये इनकी अंतिम समय आ गया था, इनकी एंड डेज थे, उस समय इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। और ये सारी चीज़ें हमें जैन पुराण के अंदर देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। जैनों की जो किताबें होती हैं, जैन लोग लिखते हैं, पुराणास बोलते हैं, उसके अंदर ये हमें सब जानकारी मिलती है। द हिस्ट्री बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन इंडिया इज़ कॉल्ड प्री हिस्ट्री। जो हिस्ट्री मौर्यन डायनेस्टी के एस्टेब्लिश होने से पहले की थी उसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है भारत में। द एग्जैक्ट एंड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इज़ अवेलेबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब इस बात को प्रूव करने के लिए कि जो भी कहा गया, जो भी लिखा गया वो सही है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है प्रूफ के तौर पे। मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ विष्णुगुप्त, दैट इज चाणक्य, इज सेड टू बी द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर को पहला हिस्टोरिकल एम्पायर कहा जाता है भारत का। अब यहाँ पर आगे एक बॉक्स दिया गया है जिसमें सोर्सेज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जो सोर्सेज हमको जो जानकारी देते हैं उनके बारे में लिखा गया, जैसे कि अर्थशास्त्र जो है आचार्य विष्णुगुप्ता, जिनको हम चाणक्य कहते थे, उनके द्वारा लिखा गया है। मैगस्थनीज ने इंडिका लिखा था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं, यानी कि बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा लिखी गई जो किताबें थी, उनके अंदर दीपवंश और महावंश जो है उसके अंदर भी आपको इनकी जानकारी मिलती है। और विशाख दत्त जो थे, उन्होंने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम था मुद्र रक्षाज, उसके अंदर भी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने को मिलता है। इसके साथ साथ अब हम जानेंगे आगे ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में। आपने सुना होगा कई बार शब्द जीटी रोड। जीटी रोड मीन्स ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करें तो ये सबसे पुरानी और सबसे लंबी रोड है एशियन कॉन्टिनेंट की, यानी कि कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी और पुरानी रोड है ये। दिस रोड वॉज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इस रोड को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये शुरू होती थी ताम्रलिप्ति विद तक्षशिला। ये ताम्रलिप्ति को तक्षशिला से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। तक्षशिला जो था सेंट्रल एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, क्योंकि देश विदेश से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। एट दैट टाइम दिस रोड एक्सटेंडेड फ्रॉम द गंगा प्लेन्स टू गांधार। ये गंगा के जो प्लेन हैं उस प्लेन से लेकर गांधार तक ये रोड जो था बढ़ाया गया, यानी कि अफगानिस्तान तक इस रोड को बनाया गया था। द रोड वॉज रीबिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ शेरशाह सूरी। फिर शेरशाह सूरी जब रूल करने आए थे फिर इस रोड को दोबारा बनाया गया था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल डलहौजी रीबिल्ड द रोड फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर। फिर डलहौजी ने जब रूल किया भारत के ऊपर, अंग्रेज़ जब आए उस समय फिर से इसको बनाया गया, कलकत्ता से पेशावर तक दोबारा से बनाया गया इसको। एट प्रेजेंट दिस रोड इज़ नोन एज नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। अब की बात की जाए, प्रेजेंट की बात की जाए तो दिल्ली से कोलकाता जाते हैं जब, तो ये जो हाईवे है नेशनल हाईवे, वही जीटी रोड कहलाता है। आगे हम जानेंगे अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनके बेटे जो थे, जिनका नाम था बिंदुसार, वो मगध के राजा बने। उन्होंने इतने बड़े किंगडम को जो उनके पिताजी से उसको मिला था उनको संभाला अच्छे से, और फिर इसी किंगडम को उन्होंने अपने बच्चे, इनका बेटा था अशोका, फिर इन्होंने अशोका को, तो यहाँ पर हमने 3 जनरेशन के बारे में पढ़ा। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे थे बिंदुसारा, उनके नीचे आए फिर उनके बेटे अशोका। इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंदुसार प्रिंस सुशिम वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ तक्षशिला। जब ये रूल कर रहे थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जो गवर्नर थे वो थे प्रिंस सुशिम और प्रिंस अशोका ऑफ अवंती। सुशिम फेल्ड टू कंट्रोल द रिबिलियन इन तक्षशिला ड्यूरिंग हिज टाइम वाइल अशोका सक्सेसफुली सप्रेस द रिबिलियन। अब उस समय कहा जाता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर एक विद्रोह किया गया था, स्टूडेंट्स के द्वारा में भी, किसी के द्वारा भी डिटेल नहीं है हमारे पास, यानी कि लोगों ने विद्रोह किया था और उस विद्रोह को दबाने में सुशिम जो थे वो फेल हो गए, उनसे नहीं हुआ, लेकिन अशोका जो थे उन्होंने इस रिबिलियन को, इस विद्रोह को, इस क्रांति को आसानी से दबा दिया था। बिंदुसार डिड नॉट कॉन्कर एनी न्यू टेरिटरी ड्यूरिंग हिज रेन बट मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद द ग्रीक किंग्स। बिंदुसार जो थे उन्होंने किसी भी आजू बाजू के राजा पे अटैक कर उसको जीता नहीं, बल्कि उन्होंने ग्रीक राजाओं के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन रखा, अच्छे रिलेशन रखे। ही रीन्ड ऑन द थ्रोन ऑफ मगध फॉर अबाउट 25 ईयर्स। 25 साल तक इन्होंने मगध के गद्दी पे रूल किया था।
इसके बाद बारी आती है एम्परर अशोका की, यानी कि इनका जो रूल था बिंदुसार का वो शांति वाला रूल था। अशोका की बारी आती है अभी। अब इनके पिता बिंदुसारा जो थी उनकी मृत्यु के बाद अशोका को गद्दी मिलनी तय थी, लेकिन इनके बड़े भाई जो थे जिनका नाम था सुशिम और इनके स्टेप ब्रदर थे, इनके साथ इनके क्लैश हो गए। अभी राजा कौन होगा, राजा तो एक ही बनेगा ना। Thus he came to power, but his coronation was done after 4 years in पाटलिपुत्र। तो इनको अंत में राजा बनाया गया, लेकिन 4 साल के बाद इनका ताजपोशी की गई। पता है राजा बनते हैं तो उनका ताज पहनाया जाता है, तो वो ताजपोशी में 4 साल लग गए। राजा वैसे बन गए थे, लेकिन 4 साल बाद इनकी ताजपोशी हुई थी, और हुई थी पाटलिपुत्र कैपिटल के अंदर। आफ्टर द कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब होता है ताजपोशी। After the coronation, Ashoka increased the royal inheritance inherited from his father. According to his stone inscription, his empire extended from Gandhar and Peshawar on the northwestern border to Nepal in the northern India. इन्होंने फिर अपने राज्यों को बढ़ाना शुरू किया। कंधार, पेशावर और नेपाल तक इन्होंने अपने राज्यों को एक्सटेंड किया। मैसूर तक इन्होंने जीत दर्ज की। फिर गुजरात में सौराष्ट्र, मगध इन द ईस्ट एंड कलिंग, प्रेजेंट ओडिशा, जो आज का उड़ीसा जिसको आप बोलते हो, पुराने समय में उसको कलिंगा बोला जाता है, कलिंग का साम्राज्य। तो उसके लिए जो युद्ध हुआ था वो आज भी हिस्ट्री के पन्नों पर दर्ज है। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। बैटल ऑफ कलिंगा एंड अशोकाज रिवर्सल, हार्ट चेंज। कलिंगा सिचुएटेड इन द नेबरहुड ऑफ मगध वॉज अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर एट द टाइम ऑफ नंद किंग्स। जब नंद रूल कर रहे थे राजा, पता है ना, नंद राजा रूल कर रहे थे, उस समय मगध का ही एक पार्ट था कलिंगा। लेकिन जब मौर्यन एम्पायर, हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद एम्पायर के लास्ट राजा थे उनको हराकर, नंदानंद जो थे उनको हराकर इन्होंने कब्जा कर लिया। तो उस समय तक ये इनके पास था, नंद राजा के पास। लेकिन जब मौर्यन एम्पायर बना उस समय कलिंग जो था एक आज़ाद राज्य बन गया, एक इंडिपेंडेंट राज्य बन गया। अशोका हु विश टू मेक कलिंगा अ पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर अगेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन किंग जयंत ऑफ कलिंगा इन द 8th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। अब अशोका जो थे वो कलिंग के साम्राज्य को अपने अंदर मिलाना चाहते थे, अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था जयंत, उस राजा पे अपने 8वें साल में, जब वो रूल कर रहे थे तो 8वें साल में इन्होंने उस पर अटैक कर दिया। अशोका ये युद्ध जीत गए थे। जब ये जीत गए तो अशोका ने देखा चारों तरफ, युद्ध के मैदान में वो गए तो उन्होंने देखा सब लोग रो रहे हैं, लोग मरे पड़े हैं, जगह जगह लाशें बिखरी हुई हैं, यानी कि सारा मंजर कैसा था, तबाही का मंजर था। युद्ध के बाद तो यही होता है ना, युद्ध के मैदान में। तो ये सब देखने के बाद उसमें जान माल का नुकसान हुआ था, लोगों की जान गई थी, जानवर मारे गए थे और प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान हुआ था। तो ये सब देखकर उन्होंने देखा महिलाएं अपने पतियों की लाशों पे रो रही हैं, बच्चे अपने जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए वो रो रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद अशोक जो थे उनकी जो विक्ट्री थी, जो जीत थी, जो उसकी खुशी थी, उस पर पानी फिर गया। उनके दिमाग का जो संतुलन था, बोले तो एक तरह से बोले कि जीतने का जैसी खुशी होती है, वो खुशी उनकी चली गई। उनका दिल जो था वो दुख से भर गया, पश्चाताप से भर गया। उन्होंने युद्ध के दुष्प्रभाव को देखा अपनी आंखों से कि कितना नुकसान होता है। और कलिंग वॉर जो थी, कलिंगा का युद्ध जो था, वो उनके जीवन का फाइनल वॉर बन गया। इसके बाद इन्होंने दोबारा कभी युद्ध नहीं किया। बुद्धिस्ट मंक उपगुप्त taught him to renounce his weapons and take up the scriptures। बुद्धिस्ट मंक जो थे उपगुप्त, उन्होंने कहा कि तुम हथियार छोड़कर स्क्रिप्चर्स यानी कि किताबों को, धर्म का रास्ता अपना लो एक तरह से। फिर उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया और एक रिलीजियस मैन बन गए, वो एक धार्मिक आदमी बन गए। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू कन्वे हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस। Language of most of Ashoka's inscriptions is Prakrit and script is Brahmi। अशोका ऐसे पहले राजा थे जो अपना मैसेज अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस का यूज़ करते हैं। इंस्क्रिप्शन समझते हो, जैसे कोई मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर पत्थर से बनाया गया, उस पत्थर के ऊपर उन्होंने लिख दिया कि किसी भी पत्थर की कार्विंग करके उसके ऊपर लिख दिया, कुछ भी नक्काशी करके, पेंसिल से नहीं, तोड़ तोड़ के उसके अंदर खांचे बना के लिख दिया। तो इस तरीक़ा से लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। इनकी जो इंस्क्रिप्शन थी वो प्राकृतिक और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। ये दोनों स्क्रिप्ट के नाम है। अब ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बारे में भी आगे थोड़ा सा दिया गया है।
Most of the scripts of modern India have developed from Brahmi script. Here you can see the letter A in different scripts. अब यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जो लिखा गया A जो है जिसको हम अ भी बोलते हैं हिंदी में, देवनागरी में ऐसे लिखते हैं, आपको पता ही होगा हिंदी में। ये प्रारंभिक ब्राह्मी में ऐसे लिखा जाता है, बंगला में ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में ऐसे और तमिल में ऐसे। तो ये अलग अलग स्क्रिप्ट्स के अंदर इस प्रकार से लिखा जाता है। Ashoka's inscriptions written in Prakriti language has been found on the way to Damodar Kund near Girnar mountain in Junagadh. जूनागढ़ में इनकी inscriptions देखने को मिलती हैं। This inscription contains article of 3 kings. The article is from King Mahakshatrap Rudradaman. This article gives detail about Sudarshan Talav lake constructed by Governor Pushyagupta. तो पुष्यगुप्ता के द्वारा जो डैम बनाया गया था उसके बारे में जानकारी देती हैं ये। Who was the governor at the time of Maurya king Chandragupta? Canals made for irrigation by यवनराज, who was the governor at the time of Ashoka. फिर यवनराज ने भी इरिगेशन के लिए कैनल बनाई थी। कैनल मतलब नहरें होती हैं छोटी छोटी, जहाँ पानी नहीं होता है उस एरिया में पानी पहुँचाने के लिए छोटी छोटी नहरें बनाई जाती हैं, दे आर कॉल्ड कैनल्स। तो ऐसी कैनल जो बनाई गई थी यवनराज के द्वारा, उसके बारे में भी लिखा गया है। यवनराज जो थे वो अशोका के राज्य के समय, जब उनका राज था उस समय वो गवर्नर थे। यहाँ पर आगे बताया गया मैप देखेंगे तो मैप में काफ़ी जानकारी आपको इसके बारे में और भी मिलेगी। तो सेकंड पार्ट में हम कल इसका स्टार्ट करेंगे, अशोका एज एन अपोस्टल। ये टॉपिक जो है हमारा हम शुरू करेंगे कल दूसरे पार्ट में, ठीक है।